लास्ट लेक्चर में हमने इनको देख लिया था कि आप एक क्लास आपने कैसे बनानी है, उसमें आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से सेट करनी है, अपने मेथड आप किस तरह बना सकते हैं, फिर इंस्टेंस उसका क्रिएट करके तो उससे जो है आपके गेटर सेटर या जो भी है उसके मेथड है आप उनको कॉल करके तो उससे किस तरह से काम ले सकते हैं। उसकी आप एक को आपको एक वो टेबल वाली छोटी असाइनमेंट भी दी थी, वो भी हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि थोड़ा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है एक क्लास को बनाने का, उसमें प्रॉपर्टीज को सेट करने का एक प्रॉपर तरीकाकार क्या है और किस तरह आप एक रिक्वायरमेंट से गेट कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। और क्लास को अगर आप देखो तो वो सिंपल एक टेम्पलेट है, ठीक है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो बताता है कि इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किस तरह का होगा, कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज होंगी और कौन कौन से इसके बिहेवियर होंगे। ये चीजें सिंपली उसके अंदर होती है क्लास के अंदर। तो अब मिसाल है, हम सिंपल एक क्लास पर्सन की क्लास बनाते हैं, तो एक पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। पर्सन की क्लास हमने क्रिएट कर ली, सिंपल एक क्लास बन गई है इसकी। ये बगैर पैकेज के बगैर है, मतलब किसी पैकेज में नहीं मैंने इसको रखा, तो इसलिए ऊपर पैकेज भी आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। एक दो चीजें और है जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स ने पूछी भी हैं, वो ये है कि अगर इस फाइल का नेम चेंज करना है, ठीक है, मिसाल है कि आप से आपने कोई एक क्लास बना रहे हैं प्रोडक्ट की, मिसाल है आपने प्रोडक्ट की क्लास बनानी थी, आपसे स्पेल मिस्टेक हो गई है उसमें, या जो नॉर्मली आप करते हैं आपने स्मॉल लिख दिया और फिर फाइन से बचने के लिए आपने इसको कैपिटल करना है, ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट का पी स्मॉल लिख दिया, तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे आगे ऑप्शन है रीफैक्टर की, ठीक है, रीफैक्टर और उसमें है रीनेम। इससे या आप शार्ट की इसकी यूज कर सकते हैं कि आप इसको क्लिक करें और शिफ्ट F6 जो है ना वो प्रेस करें, ठीक है, तो उससे भी ये आ जाता है, ये रीफैक्टर का डायलॉग है शिफ्ट F6। ये जितनी भी शार्ट कीज आपको यहाँ पे शो भी होती हैं, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर देखो ना रीफैक्टर और रीनेम के आगे देखो तो लिखा हुआ है Shift+F6, चेंज सिग्नेचर कंट्रोल प्लस F6, तो वो सारे जो शार्ट कीज हैं वो सारी आपको इस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो रीनेम और यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, प्रोडक्ट का P कैपिटल कर दो और एंटर कर दो, ये खुद से ढूंढेगा और उसको जहां जहां भी चेंज करना है वो कर देगा। प्रोडक्ट का यहाँ पे देखें फाइल में भी P कैपिटल हो गया और क्लास में भी ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया, तो आपने एक जगह पे इसको चेंज करना होता है, ठीक है। एक तो ये रिफैक्टर है और दूसरा ये कि आपका ये प्रोजेक्ट पड़ा कहाँ पे हुआ है, सेव कहाँ पे हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर इस जगह पे देखें, तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है सी यूजर 80 ऑनलाइन आइडिया प्रोजेक्ट्स और फर्स्ट, ये फर्स्ट के नाम से यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक तो आपको यहाँ पे नजर आता है। अदरवाइज आपने अगर कोई स्पेसिफिक फाइल देखनी है कि वो कहाँ पे पड़ी है, डायरेक्टली आप उस फाइल तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है शो इन एक्सप्लोरर में, ओपन विद एक्सप्लोरर, ठीक है, वो चेंज कर दिया, पहले यही होती थी शो इन एक्सप्लोरर, एंड्रॉइड स्टूडियो में अभी भी यही है। तो ओपन इन एक्सप्लोरर, तो वो आपको ओपन करके दिखा देगा ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप इसी तरह प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं कि आइडिया प्रोजेक्ट है उसमें फर्स्ट है, ठीक है, और फर्स्ट के बाद फिर तरतीब वही होगी, ये सोर्स का फोल्डर है जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, वही फोल्डर यहाँ पे है, और जो क्लासेस आपने बनाई हैं वो आपको यहाँ पे शो होगी। क्या नहीं चेंज कर सकते? नहीं, जब आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया तो फिर वो उसकी एक तरतीब होती है ना, फाइल्स भी उस हिसाब से उसने रखी होती है, तो आप नहीं, फिर उसको आप प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं या इधर से आके आप रीफैक्टर में जाके चेंज कर सकते हैं, या उस पूरे फोल्डर, वो पूरा फोल्डर ही उठाए ना प्रोजेक्ट का, जैसे इसका नाम है फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला जो पूरा फोल्डर है वो उठा के कहीं और रख दे तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, वो पूरे का पूरा ही आपको रखना होगा प्रोजेक्ट। वो आपको पहले ही बताता है, आप जब आप यहाँ से न्यू करते हो ना तो आपसे पहले ही पूछता है कि इसको सेव कहाँ पे करवाना है, यहाँ से आगे पूछता है ना कि कहाँ पे सेव करवाना है, तो डिफॉल्ट उसने लोकेशन अपनी रखी हुई है आइडिया प्रोजेक्ट, यहाँ से अगर आप चेंज कर देते हैं ना तो नेक्स्ट टाइम फिर वो वही लोकेशन दिखाता है, अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी फिर वो वही लोकेशन दिखाएगा कि आपने यहाँ पे इसको सेव करना, ठीक है जी। ये तो आइडिया के लिहाज से था, प्रोडक्ट आईडीई के लिहाज से प्रोडक्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हमें नहीं चाहिए। तो पर्सन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं?
और नेम किस टाइप का होता है? स्ट्रिंग ही होता है ना, या कैरेक्टर की रे होती है, लेकिन आसान तरीका है कि आप उसको स्ट्रिंग ले लो। तो स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग एड्रेस इंट एज, और क्या हो सकती है, फोन नंबर हो सकता है, CNIC हो सकता है, मतलब इस तरह जितनी भी आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको यही देखने को होता है। नेम है, या फिर आप ये कर लेते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या नेम और जो है वो फादर नेम। ठीक है, इस तरह से आप जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज बनाना चाहें, तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे कि आप कितना डाटा उसका सेव करना चाहते हैं और क्या जरूरी है। हो सकता है किसी एप्लीकेशन के लिए CNIC भी सेव करना जरूरी हो, रिक्वायर हो, और किसी के लिए ना हो। और इसकी एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा इसका? एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा इसका? प्राइवेट होगा तो इसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, और अच्छा अगर आपके ये सेम हो ना जी, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट होता है। वो प्राइवेट होता है, यहाँ प्राइवेट नहीं होता, यहाँ पे डिफॉल्ट प्राइवेट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके दो सेम टाइप हो ना, तो आप उनको कामा लगा के इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कामा एड्रेस। ठीक है, तो आप इस तरह जरा शार्ट हो जाता है, एक लाइन में आ जाएंगे वो। तो अगर सेम है तो आप कामा लगा के एक, यानी डिक्लेयर करने का ये तरीका है कि सेम वेरिएबल आप, यानी सेम टाइप के वेरिएबल आप कामा लगा के एक साथ ही डिक्लेयर कर सकते हैं, और चाहे तो इनिशियलाइज भी कर सकते हैं ऐसे ही। यानी आप इस इक्वल टू इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्फर दे देते हैं, इसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह वन लाइन में ही आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एक ही टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, और अलग अलग अगर आप लिखना चाहें अलग अलग भी लिख सकते हैं, और इसको भी आप प्राइवेट कर दें int age। तो अब जब आपने इसको, इसमें हर एक वेरिएबल के साथ लिखना पड़ता है। किसमें? नहीं, वो C# में ऐसे होता है ना, इसमें सिंटैक्स ऐसे नहीं है, उसमें तो डिफॉल्ट ही प्राइवेट होता है ना, दो आप, इसमें हर एक के साथ इसी तरह से लिखना पड़ता है प्राइवेट, और अगला वेरिएबल है उसमें भी आप सारा प्राइवेट। असल में वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना, अगर आप वैसे भी है, वो कोई और लैंग्वेजेस में भी ऐसी शाह में भी है, वो आप लिख के कॉलन लगाते हो तो आगे जितने भी हैं सारे उसी में लिखे जाते हैं, वो गेटर सेटर भी इसी के अंदर ही लिखवा देते हैं वो। तो लेकिन इसमें ऐसे नहीं है, अब उनके साथ आपको प्राइवेट लिखना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक भी यूज कर सकते हैं, पब्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल डार्ट लगा के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लेकिन जब आपने इसको प्राइवेट कर दिया तो अब आप इसको एक्सेस तो कर नहीं सकते। अगर आप यहाँ पे मेन में आके इसका बना भी लेते हैं पर्सन का ऑब्जेक्ट, न्यू पर्सन, और यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ पर्सन डॉट एज, ठीक है, तो वो तो एरर ही देगा कि ये प्राइवेट है, एज हैज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन, तो आप इसको नहीं यूज कर सकते, कंपाइल टाइम एरर है। तो फिर इसका क्या करते हैं, प्राइवेट तो एक्सेस हो ही नहीं सकता चाहे वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में हो, प्राइवेट नहीं एक्सेस होता, प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास का ही होता है। तो फिर इस अपनी क्लास में तो होता ही है ना, मेथड में एक्सेसिबल होता है, लेकिन बाहर किसी के लिए नहीं होता। तो इसके लिए आप मेथड्स लिखते हैं, फिर उनको कहा जाता है गेटर सेटर। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को गेट करने के लिए जितने मेथड आप लिखते हैं उनको गेटर्स कहते हैं, और सेट करने के लिए लिखते हैं तो सेटर्स कहते हैं। तो नेम का गेटर सेटर आप किस तरह से लिखोगे, नेम को गेट करना है, ठीक है, तो गेट करना है तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा, तो रिटर्न टाइप उसकी क्या हो जाएगी उस मेथड की, जो भी उस पैरामीटर की या जो भी उस प्रॉपर्टी की टाइप है। तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होगी उसकी। तो ये मैं जरा इसको खत्म कर दूं, तो आप क्या लिखेंगे, और वो आपको पब्लिक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट लिखोगे फिर तो वो भी एक्सेस नहीं होगा, तो फायदा उसका क्या।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग और गेट नेम। ठीक है, इस तरह से लेते हैं, यानी गेट लिख के उसके आगे उस प्रॉपर्टी का नाम ही लिख देते हैं, तो ये गेटर कहलाएगा। ठीक है, तरीकाकार इसका ये है गेटर लिखने का। तो गेट एड्रेस लिखेंगे, आप कुछ और लिख सकते हैं लेकिन कन्वेंशन यही है। गेटर में कुछ भी पास नहीं होता, जो गेटर होता है ना उसमें कुछ पास नहीं आपने करना होता, सिर्फ गेट करनी होती है उसकी वैल्यू। तो एम्प्टी पैरामीटर्स होंगे और आप रिटर्न कर दोगे यहां से नेम। ठीक है जी, तो ये बन गया नेम का गेटर। सिंपल एक मेथड है, सिर्फ उसका नाम जरा रख दिया खूबसूरत सा कि ये गेटर होता है, अदरवाइज तो एक मेथड ही है जो नेम को रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी है क्योंकि नेम पैरा जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग टाइप की है। और जब आपने इसको सेट करना है तो उसी तरह है पब्लिक। अब सेटर जो है वो कुछ रिटर्न नहीं करता, तो वो वाइड होगा क्योंकि उसने वैल्यू सेट करनी होती है। ठीक है, और सेट नेम, और सेटर जो है वो एक वैल्यू लेता है, किस टाइप की लेता है, जिस टाइप का वो सेटर होता है। तो वैल्यू आप लिख लें सिंपल, तो यहां पे आ जाएगा नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो ये सेटर होगा, ये गेटर है आपका और ये आपका सेटर है। अब आप इनको इनडायरेक्टली जो है यहां से, यानी इसको आप, एक प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, या तो उसमें वैल्यू आप रख सकते हो या उसे गेट कर सकते हो। तो अब आप ये काम कर सकते हो, यहां से पर्सन डॉट सेट नेम और इसको नेम पास कर दो। ठीक है, इसी तरह अगर आपने वो नेम प्रिंट करवाना हो या गेट करना हो तो आप पर्सन डॉट गेट नेम लिखोगे तो वो आपको गेट हो जाएगा। मैं कह रहा था आपने सेटर गेटर मेथड बना ली, अब एक प्रॉपर्टी को या तो आप सेट कर सकते हो या गेट कर सकते हो, यानी उसमें या तो वैल्यू रख सकते हो या वैल्यू उससे ले सकते हो। तो वैल्यू रखने के लिए आप उसका सेटर कॉल कर लोगे, यानी सेट नेम, अगर नेम की बात करें जो हमने अभी बनाया, और वैल्यू गेट करने के लिए आप उसका गेटर कॉल करोगे यानी गेट नेम। तो सिंपल मैंने वही दो काम किए, यहाँ पे सेटर कॉल किया है पर्सन डॉट सेट नेम, और सेट नेम को एक स्ट्रिंग चाहिए, वो स्ट्रिंग उसको पास कर दिए। और गेट की जब उसको वैल्यू गेट करनी थी तो पर्सन डॉट गेट नेम, और वो सिंपली प्रिंट करवाई है, प्रिंट करवा लो कहीं पे सेव करवा लो, वो आपकी मर्जी है। यानी आप ये लिख लो चाहे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू पर्सन डॉट गेट नेम। ठीक है, तो वो नेम में सेव हो जाएगा जो भी आपने वहां पे सेट करवाया था उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये गेटर सेटर का मामला है। उनको ये क्योंकि प्रॉपर्टीज के लिए सिर्फ इसलिए यूज होते हैं इसलिए इनके स्पेशल नाम है, ये फंक्शन ही है। नॉर्मली जैसे आप फंक्शन बनाते हो ये वही फंक्शन है, लेकिन बस एक नाम उनका रखा हुआ है। अच्छा, इस आईडी के अंदर इंटेलिजे में आपको एक बड़ी सिंपल ऑप्शन भी मिलती है, आपको ये कोड लिखना नहीं पड़ता, मैंने तो समझाने के लिए आपको एक दफा लिखा है ना। आप यूज करोगे आर्ट इंसर्ट शॉर्ट की है, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करो कहीं पे भी, कोई भी जो एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रही है आईडी में, आप यहाँ पे करो राइट क्लिक और यहाँ पे आपको जनरेट की ऑप्शन मिलती है। ठीक है, आर्ट इंसर्ट साथ वो शॉर्टकट भी शो करवा रहा है। जनरेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे काफी सारी ऑप्शन आ रही हैं, जिनमें से एक है गेटर सेटर। गेटर सेटर अलग अलग भी शो करवा रहा है और इकट्ठा भी शो करवा रहा है, अगर आपने दोनों बनाना है तो आप ये सेलेक्ट कर लो, अगर उनमें से कोई एक बनाना तो वो आपके पास ऑप्शन है। तो गेटर एंड सेटर पे क्लिक किया तो ये आपको पूछ रहा है, एक के तो हमने बना लिए हैं तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, नेम का हमने बना लिया तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि नेम का तो बन गया, रह गया एड्रेस का और एज का। तो अभी उसने सिर्फ एड्रेस को सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल प्रेस करके रखें और जितने सेलेक्ट करने चाहें आप कर लें। ठीक है, या अगर सारे ही करने हैं तो कंट्रोल ए प्रेस करें, वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लेगा और ओके कर दें, तो ये खुद ही बना देगा सारे गेटर सेटर। ठीक है, आपको नहीं वो सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो सेट एज, गेट एज, सेट एड्रेस, गेट एड्रेस, दिस इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस को अभी इग्नोर करें। ठीक है, कि ये क्यों है, इसको अभी आप
ना फोकस करें, आप सिंपली यही समझें कि ये वैल्यू सेट हो रही है या गेट हो रही है। ठीक है, तो ये तो फंक्शन हो गया सेटर गेटर के। अब आप इनमें से कोई भी कॉल करके यहाँ पे, मसलन ये है सेट है, इसी तरह पर्सन डॉट सेट एड्रेस, तो इसको भी एक स्ट्रिंग चाहिए, तो एक्स वाई जी, आप कोई इसको एक्स वी जी जो भी आप कोई भी स्ट्रिंग इसको पास करो वो सेट हो जाएगी, और इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, गेट एड्रेस। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको, ये एड्रेस भी आ गया, अगर मैं एड्रेस को इनिशियलाइज नहीं करता, सेट नहीं करवाता, तो फिर क्या होगा, फिर क्या वैल्यू आएगी, एनी गेस, क्या वैल्यू, अब क्या प्रिंट होगा एड्रेस की जगह पे, उसको कोई भी वैल्यू नहीं ना मिली है, तो नल प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा ना, नल है वो, उसको कोई वैल्यू नहीं आपने दी है। ठीक है, तो वो नल है। यही फर्क है वो नल का और एम्प्टी का, कि ये इस वक्त नल है, अगर मैं इस पर कुछ और मेथड कॉल करने की कोशिश करूंगा ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, बिल फर्ज स्ट्रिंग का एक मेथड होता है टू लोअर केस या टू अपर केस, कि जितनी भी स्ट्रिंग इसको दी है ये सारी कैपिटल या स्मॉल कर लो, टू लोअर केस मिसाल है, ये कॉल कर लिया, तो इसको भी मैं रन करूंगा तो ये एरर आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, क्योंकि ये नल है, नल के ऊपर आप कुछ भी कॉल नहीं कर सकते, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको यहां पे या कहीं से भी इनिशियलाइज कर दें एम्प्टी स्ट्रिंग से भी, ठीक है, एड्रेस को इज इक्वल टू मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, तो अब ये एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो नल नहीं है, एम्प्टी है लेकिन नल नहीं है, और एम्प्टी पे आप मेथड कोई ना कोई कॉल कर सकते हैं। ज़ाहिर है उसके पास कुछ नहीं है तो वो शो भी उसने कुछ नहीं करवाया। तो ये भी मैं दोबारा इसको फर्क वाजा कर दूं कि एम्प्टी और नल का क्या फर्क है इसमें भी कोई करेक्टर नहीं, कोई एबीसी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके पास एक कंक्रीट मेमोरी उसको मिल गई है, स्ट्रिंग टाइप है तो उसको मेमोरी मिल गई है, लेकिन वो क्या है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं पड़ी हुई ना, वो एम्प्टी है। ठीक है, और अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूं तो फिर तो मसला है ही नहीं, फिर तो वो वैल्यू भी उसको मिल गई ना। ठीक है, और उस पर जो मेथड कॉल किया था वो भी हो गया, ये एक्स वी जी जो है वो सारा कैपिटल था, और टू लोअर केस उस पर किया था तो वो स्मॉल हो गया, तो वो जो मेथड हमने कॉल किया था वो भी उस पर अप्लाई हो गया। तो वो कमेंट कर दिया था ना, इसलिए एरर आ रहा था, नल हो गया ना, अगर आप कमेंट कर दो या इसको खत्म ही कर दो, कमेंट कर दो खत्म कर दो, आपने एड्रेस को इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो ये नल है, तो उसके नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो नल के ऊपर आपको मेथड नहीं कॉल कर सकते, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है जी, इतना क्लियर है कि ये गेटर सेटर होते हैं और ये प्रॉपर्टीज को गेट या सेट करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वो मैंने आपसे पूछना है, और मुझे याद आ गया लास्ट टाइम का भी आपका एक क्वेश्चन है। हाँ, वो क्या होते हैं, वो लास्ट पे आपसे पूछते हैं। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है, ये है कि आपने इसे अचीव क्या किया, प्राइवेट उसको करके पहले प्रॉपर्टी को और फिर उसके गेटर सेटर लिख दिए, तो इससे अचीव क्या किया, हाय इनकैप्सुलेशन। अब ये क्या होती है, इनकैप्सुलेशन होती क्या, अननेसेसरी डिटेल, इसमें कौन सी अननेसेसरी डिटेल है, आपने अगर प्रॉपर्टीज बनाई है, ठीक है, इसको भी हाइड करके आप क्या करेंगे, मुझे तो वैसे ये नहीं समझ आती, डाटा कभी हाइड नहीं किया जाता। अगर आपने इसमें ये प्रॉपर्टी रखी है नेम एड्रेस और एज, तो ये किस लिए रखी है, कोई ना कोई इनको इनिशियलाइज करे, इनमें डाटा रखे और इनको यूज करे, क्योंकि क्लास एक टेम्पलेट होती है। ठीक है, इसको यूज करना, मिसाल के तौर पे ये रिमोट है, अब इसके बटन में एल्फी भर दो तो कोई यूज ना कर सके, प्राइवेट तो अब यही है ना कि इसको कोई एक्सेस ना कर सके, या इस पर कवर चढ़ा दो, तो फिर इस रिमोट का फायदा क्या है, प्राइवेट करने का मतलब तो ये है ना। अननेसेसरी डिटेल अब क्या है, इस पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो छुपा लो,
कोडिंग कौन सी हाइड करनी है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आपने नेम एड्रेस और एज आपने प्रॉपर्टीज बनाई है, बनाई किस लिए है कि कोई उसको इनिशियलाइज करे और उनसे अपना काम चलाए। कोई से मुराद आप ही है ना, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उससे जो भी करना है, बिलफर्ज आपने पर्सन की लिस्ट दिखानी है तो वहां पे पर्सन के ऑब्जेक्ट एक एक करके वहां पे शो होंगे, तो ये डाटा तो आपको करना पड़ेगा। एक चीज, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरी चीज ये कि जब आपने, ठीक है, अगर आपने इसको इनकैप्सुलेट किया या करना चाह रहे थे इसलिए आपने उसको प्राइवेट कर दिया, तो एक प्रॉपर्टी के साथ आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, कोई प्रॉपर्टी है आप उसके साथ मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, या गेट कर सकते हैं, दो ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते क्लास लेवल पे। ठीक है, तो वो एक्सेस तो आपने दे दी है, सेट करने की भी और गेट करने की भी मेथड के थ्रू। फिर इनकैप्सुलेशन कितने गई? ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। इनहेरिटेंस की बात अलग है, वो अलग आएगा मामला। इनकैप्सुलेशन की बात यहां पे हो रही है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है इनहेरिटेंस के साथ। ये जो आपकी खिचड़ी पकी रही है ना सारे कंसेप्ट्स की, वो इंशाल्लाह एक एक करके हम उसको देखेंगे, उसको क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ इनकैप्सुलेशन की बात करें, अगर आप कहते हैं कि उसको प्राइवेट करना है, इनकैप्सुलेशन अचीव करना है, तो एक प्रॉपर्टी को या गेट कर सकते हो या सेट कर सकते हो। ठीक है, और वो गेटर सेटर आपने बना दिए। अब कोई भी बाहर वाला इस प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट भी कर सकता है और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू गेट भी कर सकता है। फिर रह की गया? ये तो ऐसे ही है कि दरवाजे को ताला लगाऊं, चाबी साथ ही लटका दूं कि भाई अंदर वैसे नहीं आ सकते, ये चाबी साथ है, खोल के आ जाएगा। तो प्राइवेट के जो गेटर सेटर है वो यही है ना कि डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते, गेटर सेटर के थ्रू आ जाओ और जो करना है वो ही कर लो। वेयर इज इनकैप्सुलेशन, और ये मजेदार जो वर्ड है, ये पहले कभी होती थी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मेनली जो है ना, ये जो आप कह रहे थे ना कि वो कोड को हाइड करना, इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट करना, साइड पे करना, छुपा लेना। आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट वे ये होगा कि आप डायरेक्टली उसको पब्लिक कर दें। ठीक है, लेकिन आप जितने भी ब्लॉग्स देखें या किसी से भी आप बात करेंगे वो यही कहेगा कि जी प्रॉपर्टीज को आप प्राइवेट करो और उनके गेटर सेटर लिखो। ठीक है, और मोस्टली कोड भी आपको ऐसा ही मिलेगा लिखा हुआ भी, तो वो प्रॉपर्टीज को प्राइवेट करेंगे और उनके गेटर सेटर लिखेंगे। लेकिन क्यों? बड़ी बड़ी देर के डेवलपर, मैं डेवलपर से भी यही क्वेश्चन करता हूँ, मतलब ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है करने के लिए, और मैं यही करता हूँ और मुझे आज तक नहीं आंसर इसका मिला किसी से भी। बस वो यही है कि भेड़ चाल है, सुना हुआ है, देखा हुआ है, वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं ये नहीं है तरीकाकार, ये ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है, उसकी रीजन इनकैप्सुलेशन नहीं है, उसकी रीजन कुछ और है। जी मैं तो फिर आप बता ही दूंगा, लेकिन आपका भी थोड़ा सा ज़हन को कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में। मेरे भी इसी तरह से ही आया था जब मैंने इसको किया था ना, तो मैंने मतलब पहले तो कर लिया जैसे कहा गया, किया 2-4 दफा किया ना, तो यही दिमाग में आया कि जब, और मैं पब्लिक करना शुरू कर दिया। मैंने ये गेटर सेटर लिखता था, पब्लिक किया, मैंने कहा जब इसको एक्सेस देनी ही देनी है तो ठीक है चलने दो। लेकिन फिर कुछ डेवलपमेंट की, कुछ आइडिया हुआ, तो फिर मुझे एग्जैक्टली इसकी रीजन खुद से डेवलपमेंट से ही पता चली कि ये इस वजह से किया जाता है। और फिर कुछ बुजुर्गों को रीड किया, उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया कि हाँ ये इस वजह से करना चाहिए और इसका कोई ताल्लुक नहीं है इनकैप्सुलेशन का। हाँ जी जी, आपको मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, आपको यही बताने लगा हूँ ये क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि वॉचडॉग का कंसेप्ट पता है? वॉचडॉग क्या होता है? वॉच डॉग जो चौकीदारी के लिए कुत्ते रखे होते हैं, डॉग होते हैं, उन्हें वॉच डॉग कहते हैं ना, कि वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने के लिए होते हैं। ये जो गेटर सेटर है ना, ध्यान किस बात का रखना होता है? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी नल सेट नहीं हो सकता, नल वैल्यू जो है, अब यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे नेम में मैं स्ट्रिंग चाहिए, मैं स्ट्रिंग पास नहीं करता, वो एरर देता है, लेकिन अगर मैं नल दे देता हूं तो ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा ये रन भी हो जाएगा, वैल्यू में नल दिखा देगा। ठीक है, रन हो गया, हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं इनिशियलाइजेशन पे,
कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है कि भाई हम इस तरह की वैल्यू सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे, बाकी हम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए ये गेटर सेटर होते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली एक्सेस दे सकते हो। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आपने नहीं लगानी तो कोई आपको नहीं रोक रहा कि आप उसको पब्लिक कर दो, ठीक है, आप पब्लिक कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक सोच होती है कि कोड फाइनल तो नहीं हो गया जो हम लिख रहे हैं, मे भी आज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कल को क्लाइंट को याद आ जाएगी जिसके लिए भी एप्लीकेशन लिखी जा रही है, या हमारा कोई अपना भी आइडिया है तो हमें याद आ जाएगा नहीं इस पे रिस्ट्रिक्शन चाहिए, तो फिर जाके आप चेंज करो। तो बेटर ये है कि आप अगर नहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी तो आप गेटर सेटर लिख दो, इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी कोई वॉचडॉग अप्लाई करने की तो आप सिंपली उस पर अप्लाई कर सकते हो। मैं नहीं मानता। मसला पता क्या है, बड़ी सारी चीजें हैं जिनको गलतुल आम कहा जाता है, वो हमारी लैंग्वेजेस में भी हैं, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, टीवी पे अक्सर प्रोग्राम चलते हैं उनमें भी बताया जाता है, तो बहुत सारे वर्ड हैं वो चल रहे हैं और वो ऐसे ही चल रहे हैं। यही काम फील्ड्स के साथ भी हुआ है, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, क्योंकि वो चल गए हैं, उस तरह से समझना आसान है तो वो चला दिए उन्होंने। लेकिन एग्जैक्टली आपके सामने मैंने एग्जांपल दी, आप इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करें तो एक प्रॉपर्टी, मैं तो एग्जांपल भी दे रहा हूं, मैं कौन सा आप पे वो फोर्स कर रहा हूं कि नहीं ये है ही गलत है। आप खुद भी सोचे ना कि अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ सेट या गेट हो सकती है तो फिर उसको प्राइवेट करके जब उसके पब्लिक गेटर सेटर आप लिखते हो तो फिर आप कहां से इनकैप्सुलेशन अचीव करते हो। पता तो चल गया कि दो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, या तीन प्रॉपर्टीज है, जितने आप गेटर सेटर लिख दोगे, गेट नेम, अब सबको पता है इसमें नेम की प्रॉपर्टी है, तो इनकैप्सुलेशन कहां से अचीव हुई। और कोई खास लॉजिक भी नहीं लिखी हुई इसके अंदर कि जो आपने हाइड कर ली, जो सेट करवाने के लिए आपको चाहिए। मतलब हाइडिंग का एब्स्ट्रैक्शन का यही होता है ना कि एक काम करने के लिए कुछ 4-6 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा, फिर वो काम अचीव होगा। तो आप कोड एक जगह पे लिख देते हो, बाहर की दुनिया को सिर्फ एक मेथड दे देते हो कि भाई ये कॉल करना तो आपका काम हो जाएगा, और जो कोड है वो हमने अंदर लिख लिया, उससे आपको कोई गरज नहीं है। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम काम कर यूज कर रहे हैं, अब प्रिंट एलन कैसे कंसोल पे प्रिंट कराता है आपको नहीं पता, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्शन की हुई है, आपको नहीं बताया, आपको एक मेथड दे दिया है भाई ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कॉल करोगे, आपका कंसोल पे जो भी लिखोगे प्रिंट हो जाएगा, तो ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। एग्जैक्टली कंसोल पे कैसे प्रिंट हो रहा है आपको नहीं पता, वो जो बॉयलर प्लेट कोड जितना भी वो उधर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन होती है। इनकैप्सुलेशन भी आगे ऐसा मतलब मिक्स यूज होते हैं, लेकिन ये जो काम होता है ना ये गेटर सेटर वाला, ये कोई इनकैप्सुलेशन नहीं होती है। आप प्राइवेट से आप अचीव कर सकते हैं, वो इस सेंस में हो सकता है कि आप जब प्राइवेट लिख देते हैं कोई उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, और अगर आप कुछ लॉजिक्स लगाना चाहें तो आप उस पर लगा सकते हैं जाके, यानी ये एक तरीकाकार है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपने प्राइवेट लिख दिया लो जी मोहर लग गई कि अब ये इनकैप्सुलेट हो गया, ठीक है, अचीव करने के लिए उसको यूज किया जाता है, लेकिन वो कोई शर्त नहीं है कि आपने प्राइवेट लगाया और बस इनकैप्सुलेट हो गया। तो ये कंसेप्ट है सारे, और ये अब चल गए हैं तो बस चल गए हैं। ये पहले कभी इनकैप्सुलेशन होती थी, वो पता क्या होती थी, सी के अंदर होती थी वो, उसमें आपको पता है हेडर और सोर्स फाइल डिफरेंट होती थी, अलग अलग आप बना सकते थे, और जिसने आगे फर्दर काम करना था उसे सिर्फ हेडर फाइल दी जाती थी, वो इनकैप्सुलेशन थी, क्योंकि उसमें सिर्फ सिग्नेचर लिखा होता था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि वो प्राइवेट पब्लिक करके तो उसको छीन लिया गया उससे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसमें हेडर फाइल कोई भी उसमें वो नहीं बताया जाता था कि ये इसकी वो क्या है, इसका मेथड की डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, वो सोर्स फाइल में होता था, ठीक है, और सिर्फ हेडर फाइल से ही कोड कंपाइल हो जाता था, क्योंकि कंपाइलर को पता होता था कि ये मेथड तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डेफिनेशन बाद में लिंकर जो है वो खुद ही लिंक करवा देगा। तो वहां पे वो अचीव होती थी इनकैप्सुलेशन हेडर फाइल्स के थ्रू, अब नहीं होती। अब तो वो सारी अंदर ही है, सारा कुछ आप अलग कर नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेशन वाली फाइल है और ये जो है सिग्नेचर फाइल है इसकी, जिसे हेडर फाइल कहते हैं, तो इसलिए नहीं होती। तो ये कंसेप्ट भी जरा क्लियर रहना चाहिए इसका कि ये क्या है, और आपको अगर आज पता चल गया है तो आप जरूर आगे भी बताना समझाना, ठीक है, कोई जूनियर्स आपके हैं या कहीं पे भी डिस्कस होता है तो इन चीज़ों को ये हेल्दी डिस्कशन किया करो, ताकि दूसरों का दिमाग जरा सोचने पे मजबूर हो। आप तक ये बात पहुंच गई है, उनको नहीं मौका उनके पास आया या वो नहीं आ सके, जो जहाँ पे नहीं आ सके या नहीं समझ सके, तो आप जरूर ड्रिल करवाओ उनको,
कि ये भी इसके गिर्द, क्योंकि ये सोचोगे तो लर्न करोगे, जब क्वेश्चन ही नहीं होगा तो लर्न क्या करोगे। मैं जो मर्जी आपको बता दूं, आपने आमीन करके चले जाना, ठीक है, जैसे मौलवी के पीछे की जाती है और अरबी में पता नहीं क्या बोलता रहता है, कोई पता नहीं, पीछे आमीन करके चले जाते हैं, तो ये वही हालत होगी। तो ये क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, आपको भी, आपके भी माइंड में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया इनकैप्सुलेशन वाला डबल कोट्स में। अच्छा जी, ये गेटर सेटर वाला हमने पार्ट कर लिया। वाचडॉग का मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसमें फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू इस तरह की ही सेट हो सकती है। मिसाल के तौर पे पासवर्ड को आपने देखा है कि वो कहा जाता है कि 8 कैरेक्टर से कम ना हो, तो आप फिर उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि जो वैल्यू पासवर्ड के लिए सेट की जा रही है वो 8 कैरेक्टर हो, इससे कम ना हो। ठीक है, अगर इससे कम है तो आप उसको इनिशियलाइज ही नहीं करते। ठीक हो जाएगी, ठीक हो गया जी, ये क्लियर है गेटर सेटर वाला। और जो प्रॉपर्टीज का हमने अभी तक सारी डिस्कशन की है वो। अब इसके साथ एक कंसेप्ट और है, एक स्पेशल मेथड है जो क्लास के अंदर लिखा जाता है, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो भी एक मेथड ही है अगर आप उसका सिग्नेचर देखो, लेकिन जरा थोड़ा स्पेशल है। एक स्पेशलिटी उसकी क्या है कि उसमें रिटर्न टाइप नहीं होती। रिटर्न ना टाइप आप बताते ही नहीं, ना वाइड आप लिखते हो। ठीक है, एक तो इसका ये है। और दूसरी उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो क्लास के नेम का ही होता है, जो क्लास का नेम है सेम उसी का आपने नेम रखना हो। तो यानी ऐसा मेथड जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता हो वो कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स हैं आगे भी, टू टाइप्स के होते हैं कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से? और जो विदाउट पैरामीटर होता है, एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, एक विदाउट पैरामीटर। जो विदाउट पैरामीटर होता है उसको क्या कहते हैं, उसका भी एक नाम है, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो डिफॉल्ट होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो यहाँ पे कॉल किया ना उसको, ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं और उसका नाम भी लिखा है, तो ये लुक कंस्ट्रक्टर जैसी है ना इसकी। लेकिन यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, कहीं पे दिया नहीं हुआ, तो वो कहाँ से आ गया? ये कंपाइलर खुद ब खुद अटैच करता है। लेकिन जैसे ही आप कोई कंस्ट्रक्टर लिख दोगे तो वो डिफॉल्ट वाला खत्म हो जाएगा, आ दोगे आप खुद से ना लिख दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे किस तरह आप लिखोगे, और ये पब्लिक, आमतौर पे पब्लिक ही होते हैं, स्पेशल केसेस हैं इसके प्राइवेट करने के भी। कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट होता है, स्पेशल केसेस हैं उसके। वो स्पेशल केस ये होता है कि आप अगर चाहें कि पूरी एप्लीकेशन में इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ऐसे क्लासेस होती हैं, बनानी पड़ती हैं जब आप डाटाबेस के साथ काम करते हो। तो पूरी क्लास में अगर आप चाहते हैं कि इसका एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही इंस्टेंस हो, एक से ज्यादा ना हो, तो आप उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर देते हैं ताकि कोई भी इसको कॉल ना कर सके। वो कॉल करेगा तो उसका ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इन्फोर्स करने के लिए कि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर सके, आप उसका प्राइवेट कर देते हो कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, और उसको फिर क्रिएशन पैटर्न कहते हैं। क्रिएशन पैटर्न के थ्रू आप अलाउ करते हो कि एक ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट हो सकता है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट पूरी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो वो क्रिएशन पैटर्न है, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन मैंने क्लियर कर दिया कि हमेशा जरूरी नहीं है, स्पेशल केसेस में ये प्राइवेट भी होता है, लेकिन 99% ये पब्लिक होता है। पब्लिक आगे आप नाम सेम क्लास का नाम लिखोगे, ये और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका बन गया, क्योंकि आपने पैरामीटर कोई नहीं पास किया। तो इतना आप करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड आपका पहले भी चल रहा था, कोड आपका अभी भी चलेगा। लेकिन अगर आप कोई पैरामीटर पास कर देते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पे स्ट्रिंग नेम बिलफर्ज आप पास कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एरर दे रहे हैं, वो कह रहा है कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो बगैर कोई पैरामीटर के काम करता हो, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका मौजूद नहीं है। वो कह रहा है यहाँ पे कि स्ट्रिंग वैल्यू एक चाहिए पर्सन, और उसमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग कैन नॉट बी अप्लाई टू एम्प्टी। एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाई हुई है ना, तो ये एम्प्टी पे अप्लाई नहीं हो सकता, इसको एक स्ट्रिंग चाहिए। तो आप सिंपल कोई एम्प्टी स्ट्रिंग या कोई भी स्ट्रिंग आप इसको पास करेंगे तो ये ठीक होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि आप एक ऐसा भी बना लें, नेम वाला भी बना लें, लेकिन आपका ये काम भी चलना चाहिए कि बगैर कोई पैरामीटर पास किए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए, तो आपको फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर लिख देते हो ना, डिफॉल्ट खत्म हो जाता है जो कंपाइलर ने ऐड किया होता है, फिर आपको वो भी बनाना पड़ेगा। पब्लिक पर्सन, ठीक है, तो अब वो एरर जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल गया। और अगर आप यहां से एक, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर आप कुछ पास भी कर दोगे तो वो भी, यानी दोनों चल जाएंगे, डिफॉल्ट से भी बना सकते हो और दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हो। एक स्ट्रिंग पास करोगे तो दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और अगर कुछ भी पास नहीं करते तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जहां पे स्ट्रिंग पास की है तो उसमें आपने नेम पास किया है। तो इसका मकसद ये होता है कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस वक्त ही आप अगर चाह रहे हो कि कोई ना कोई वैल्यू इसकी पहले ही दे दी जाए, बजाय इसके कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए कंस्ट्रक्टर कॉल करके और फिर वैल्यू सेट की जाए, आप क्रिएशन के दौरान इसकी वैल्यू सेट करवा दो। तो आपने उसके लिए सिंपली आपने जैसे नेम पास किया तो यहाँ पे मैं कॉल करूंगा सेट नेम, और ये नेम इसको पास कर दूंगा, ठीक है। ये सेट नेम यहाँ वाला कॉल होगा ना, और नेम सेट हो जाएगा। तो अगर मैं ये सेटर ना भी कॉल करूं तो अब ये देखें कि आप ये सास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। वो जो मैंने नाम वहां पे रखा था वो सेटर के थ्रू नाम सेट हो गया उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो आपको यहाँ पे शो भी हो गया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाए जाते हैं कि इनिशियलाइज, जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त आप चाह रहे हैं अगर कि कोई वैल्यू भी साथ ही पास करके काम खत्म किया जाए बाद में सेटर कॉल करने की बजाय, तो आप इस तरह उसके कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फायदा होता है इनका कंस्ट्रक्टर का। दूसरा होता है कि कुछ क्लासेस या कुछ आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं कि आप चाहते हो कि ये इसके बगैर तो इंस्टेंस बन ही ना सके। मिसाल के तौर पर पर्सन का कम से कम नेम तो हो, अगर आप ये चाहते हैं, अगर नेम भी नहीं दिया किसी ने और ऑब्जेक्ट बना लिया तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। या रिक्वायरमेंट हो सकती है नेम और एड्रेस के बगैर नहीं हो सकता, तो फिर उसके लिए भी ये कंस्ट्रक्टर काम आते हैं कि ये मैं डिफॉल्ट भी खत्म कर दूं और सिर्फ नेम वाला रखूं। अब बगैर स्ट्रिंग कोई पास किए यानी नेम पास किए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस चीज को भी इन्फोर्स करने के लिए कि अगर जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना तो मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट है उसकी कि ये पैरामीटर तो मस्ट और मस्ट हमें चाहिए चाहिए जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको इन्फोर्स करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब तक मैं इसको एक स्ट्रिंग नहीं दूंगा इसने जान नहीं छोड़नी, ठीक है। एक स्ट्रिंग दे देंगे तो फिर इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके बगैर अगर मैं बिल्कुल करता हुआ पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन तो एरर ही देगा, ठीक है, कि आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो इन्फोर्स करने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। तो मतलब ये क्रिएशन का या इंस्टेंस क्रिएट करने का वॉचडॉग है। जैसे मैंने सेटर का आपको बताया ना कि अगर आपको वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ये वैल्यू इसी टाइप की होगी तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका वॉचडॉग सेटर है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर जो है ये वॉचडॉग है इंस्टेंस क्रिएट करने के, कि ये चीजें तो मस्ट चाहिए चाहिए, इसके बगैर आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। ये सिंपल जो मेथड आए थे इनको तो हमने देख लिया, गेटर सेटर है प्रॉपर्टीज के लिए आप करते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स को भी देख लिया, ठीक है। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कोई और एग्जांपल लेके, लाइक आप प्रोडक्ट की एग्जांपल करना, यानी प्रोडक्ट की क्लास बनाना। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, उसका नेम होता है, उसकी क्वांटिटी होती है और उसकी प्राइस होती है। तो वो करके जो भी आप 4-5 जो भी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए वो प्रॉपर्टीज बनाए, उनके गेटर सेटर लिखे, उनके कंस्ट्रक्टर लिखे। इस सिंटैक्स की जरूर प्रैक्टिस करनी है, देखने में आसान लगता है लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो कोई ना कोई गलती करते हैं तो फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि हर एक की मिस्टेक्स अपनी अपनी है। कोई कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कुछ गलत लिखने की कोशिश करेगा, कोई कुछ करेगा कुछ, तो इसलिए आपने उसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक और चीज होती है कि ऐसी क्लासेस को मॉडल क्लासेस भी कहते हैं, ठीक है, जो आपका डाटा होल्ड करती हैं और जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज के तौर पे भी आप उनको ले सकते हैं। जैसे पर्सन एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। अब आप जब भी अपना काम करते हैं, अपना प्रोडक्ट पे काम करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, तो इन चीज़ों को आपने देखना होता है। तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है और इनको फिर मॉडल भी कहा जाता है कि ये मॉडल क्लासेस है। एमवीसी में जो होता है ना मॉडल व्यू कंट्रोलर, वो मॉडल ये क्लासेस होती है जो असल में वो डाटा होल्ड कर रही होती है एंटिटीज का। तो कुछ गेटर सेटर के अलावा भी कुछ मेथड्स आपको बनाने पड़ते हैं जो एज अ कह लें कि हेल्पर मेथड के तौर पे यूज होते हैं।
तो एक उनमें बहुत ज्यादा होती है, हालांकि सालों साल काम करते हैं। मैं जिस टीम के साथ काम कर रहा हूँ वो 4-5 साल हो चुके हैं उनको एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं, लेकिन उनमें भी मैंने देखा है कि अक्सर जो डेवलपर है ना वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते कि वो पीस ऑफ कोड कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, एक चीज है ना, कोई भी मतलब रूम है अगर, तो चीजें तरतीब से लगी हो तो प्यारी लगती है। ठीक है, और एडजस्ट भी अच्छे से हो जाती है, स्पेस भी अच्छे से जो है ना मैनेज हो जाती है। लेकिन जब आप इधर उधर फेंक देंगे चीजें, जहां की जो है वहां पे नहीं होगी, तो आपको ही पता कि वो नहीं। यही काम कोडिंग का भी है कि जो पीस ऑफ कोड जिससे रिलेटेड है वो पीस ऑफ कोड वहां पे लिखना, और ये सबसे मुश्किल काम है डेवलपमेंट के अंदर, सबसे मुश्किल काम। और कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं है इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि ये जो कोड मैंने लिखना है, ये जो फंक्शन बनाना है, ये मैंने कहाँ पे बनाना है, ये मेन में बनाना है या किसी क्लास में बनाना है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा। अभी तो सिंपल एक दो क्लासेस को आप देखते हो, जब एक पूरा आपने एमवीसी को फॉलो करके व्यू भी है, कंट्रोलर भी है, अडाप्टर क्लासेस है, वो सारा कुछ हो, तो फिर एक कंफ्यूजन बन जाती है कि कोड कहाँ पे आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हमने एज रखी है, मिसाल के तौर पे हम एज नहीं रखते, हम डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं। एज भी पड़ी हुई है, रहने देते हैं। हम प्राइवेट स्ट्रिंग, या ऐसे तो डेट रखना चाहिए इसका, लेकिन मैं स्ट्रिंग ही फिलहाल यूज कर रहा हूँ, DOB। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। स्ट्रिंग में हम डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, जो भी उसकी डेट है एज अ स्ट्रिंग जो है वो सेव हो जाएगी। अगर इससे आपने ज़ाहिर डेट ऑफ बर्थ इसलिए सेव किया थी ताकि एज किसी भी टाइम पे कैलकुलेट हो सके। आप एज सेव कर देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि उसकी एज असल में कितनी है। आज तो उसकी है एज, लेकिन आप 2 साल बाद कार्ड खोल के देखेंगे तो वो एज तो वहां पे वही नजर आ रही होगी। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ सेव की जाती है ताकि एज कैलकुलेट हो सके कि एज कितनी है इसकी। अब एज कैलकुलेशन का क्या होगा, मोस्टली डेवलपर क्या करते हैं, उसका कोई यूटिलिटी में मेथड बना देंगे, उसको डेट पास करेंगे। ठीक है, और वो आपको जो है ना वो उसकी एज निकाल के देगा कि एज ही है उसका। वो भी चीज बुरी नहीं है। ठीक है, कि आप यूटिलिटी में बना लो कोई एक, यानी अलग से कोई स्टैटिक मेथड बना लो, आप उसे जब भी कोई डेट पास करो वो करंट डेट को देख के आपको एज रिटर्न कर दे। लेकिन उस यूटिलिटी को जगह जगह कॉल करने की बजाय ये मॉडल का पार्ट है, ये इस मॉडल क्लास का पार्ट है कि ये खुद बताए कि एज कितनी है इस पर्सन की, बजाय इसके कि आपको थर्ड जो है वो क्लास को यूज करें और फिर आपको पता चले कि इसकी एज कितनी है। इस मॉडल में कोई मेथड होना चाहिए ना कि डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करने का। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे आपको बताया कि एज हम नहीं इसमें रख रहे, हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ रख रहे हैं, एज के गेटर सेटर भी खत्म कर दिए। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ हम इसके अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर फिर एक मेथड होगा, सिंपली गेटर सेटर तो नहीं होगा, गेटर सेटर तो है उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो पब्लिक और एज इंटीजर होती है, पब्लिक इंट गेट एज। ठीक है, या गेट पर्सन एज, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें, मिसाल आप गेट पर्सन एज। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो मेथड लिखेंगे, तरीकाकार लिखेंगे इसका, जो भी एज को कैलकुलेट करने का वो कैलकुलेट करके तो ये रिटर्न करेगा। तो अब बाहर की दुनिया के लिए आप देखें कितनी आसानी होगी अगर आप इस तरह से करते हैं कि आप सिंपली डेट ऑफ बर्थ तो है, आप यहाँ पे अगर आप कहेंगे पर्सन, अच्छा ये पर्सन डॉट गेट पर्सन एज, तो आपको एज मिल जाएगी। ठीक है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे लॉजिक लिखें आके, आपको ये 10 जगह चाहिए उसकी एज। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ व्यूज में आपको चाहिए, तो जगह जगह जाके आपको वो कोड लिखना पड़ेगा। बजाय इसके कि एक मेथड होना चाहिए ना उसके पास। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली तो उस पर्सन की नहीं होती, लेकिन वो कैलकुलेटर, जैसे आपने पढ़े हो ना, ड्राइव एंटिटीज होती हैं, कुछ बेस एंटिटीज होती हैं, फिर वो ड्राइव एंटिटीज होती हैं। तो समझ लें ये ड्राइव उसके मेथड्स है, उसके बिहेवियर है जो आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा है कि मोस्टली वो यही करते हैं कि वो जगह जगह जहां जहां यूज हो रहा है वहां वहां जाके लिख देते हैं, हालांकि ये इसका पार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा डेट होता है, डेट आपने सेव करवानी। अब डेट की फॉर्मेट डिफरेंट होती है, जो सेव करवानी होती है वो डिफरेंट होती है। आमतौर पर डाटाबेस, अगर माई एसक्यूएल डाटाबेस है तो वो ईयर से सेव करती है, ईयर सबसे पहले आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है। लेकिन आप शो तो इस तरह नहीं करवाते। ठीक है, शो आप किस तरह करवाओगे, शो तो एक डेट मंथ और ईयर अगर आप यहाँ पे करवा रहे हो। लेकिन कुछ कंट्रीज में कैसे है कि वो मंथ पहले लिख सकते हैं, मंथ डेट और फिर ईयर आता है, तो हर एक का डिफरेंट है, डाटाबेस में डिफरेंट हुआ है। तो उसकी लॉजिक अब कहाँ पे आएगी, अगर आप डेट ऑफ बर्थ ही दिखाना चाहते हैं तो डाटाबेस में तो जो सेव हुई है वो ईयर के हिसाब से सेव हुई है,
तो उसका भी तरीकाकार ये होता है कि ये गेटर को आप यूज कर सकते हैं उस काम के लिए, कि वैल्यू तो जो इसमें पड़ी हुई है वो तो सर्वर वाली पड़ी होगी, जो सर्वर से आपको आई है या कहीं से भी आई है, लेकिन आप इसकी फॉर्मेट चेंज करके रिटर्न करो। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि बाकी जो जितने भी हैं ना, ये मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उन्होंने यही हरकतें की हुई हैं, अलग से बना के उसको यूज करके हर दफा जब भी, अब उससे मसला क्या होता है, एक ही मॉडल ना 3 जगह यूज हुआ है, आई थिंक अब चौथी जगह भी वो यूज होगा। अब चारों जगह पे वो डेट का यही इशू है, सर्वर पे वो सेव हुई है ईयर वाइज, अब हर जगह जाके वो करनी पड़ती है, और कई दफा इस चीज का एरर आया कि डेवलपर भूल जाता है उसको चेंज करना, वो डायरेक्टली वहां पे लिख देता है, लेकिन जब फ्रंट एंड पे नजर आती है तो सर्वर वाली नजर आ रही होती है। तो फिर क्यूए उसको रिपोर्ट करता है, जी आपने ये डेट गलत शो कराई, इसको डेट की फॉर्मेट ठीक करें, वो फिर जाके वो कोड लिखना पड़ता है, बजाय इसके कि मॉडल में एक दफा लिखा होता है ये, तो आप 50 जगह जाके चाहे इस्तेमाल कर ले, डेट फॉर्मेट तो हमेशा उसे सेम मिलेगी, टेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है कि डेट फॉर्मेट क्या देनी है। तो जब भी आप कोड कर रहे हैं इस चीज पर, इस पर थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपको सेव कर देता है, टाइम इसको सोचने पर टाइम लगता है। अदरवाइज क्या होता है कि उन्होंने, मैं अच्छा मेथड चाहिए, एक मेथड बनाया, जल्दी से कॉपी किया, स्टैक ओवरफ्लो से उठाया, उसमें फेंका, वहां पे दिया, वहां पे उस मेथड को कॉल किया, डेट दी, काम खत्म। ठीक है, उनको ये लगता है कि ये बड़ा काम आसान है, लेकिन इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ये एग्जैक्टली पीस ऑफ कोड मैं कहाँ पे लिखूं जो लॉन्ग टर्म मुझे फायदा भी दे, तो वो सोचता नहीं है। वो अगर आप सोच लेते हैं तो आपका बहुत सारा कोडिंग का काम आसान हो जाता है। अभी हमने जो एक एप्लीकेशन दी थी उसमें था कि ना, पहले उन्होंने कहा जी सिंपल एक प्रोडक्ट ही आपने, सिंपल हमारी प्रोडक्ट होगी, फिर बाद में उन्हें याद आया जी हमारे वेरिएंट भी हैं, वेरिएंट भी उन्होंने ऐड कराया। वेरिएंट क्या था कि प्रोडक्ट सेम है, वो 200 ग्राम की पैकिंग में, 100 ग्राम की पैकिंग में, तो इस तरह उनके वेरिएंट है। अब वो व्यू भी 2 जगह इस्तेमाल हो रहा था, अब तीसरी जगह भी उसने होना है, लेकिन फिलहाल 2 पे इस्तेमाल हो रहा है। एक जगह चेंज किया, टेस्टिंग किया, वेरीफाई ओके हो गया, दूसरी जगह मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जगह पे मैंने कर लिया, और एक जगह पे चेंजेस की हैं, दूसरे पे ऑटोमेटिकली वो शो हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो ये फायदा होता है जब आपने एक स्ट्रक्चर करके प्रॉपर तरीके से कोड लिखा हो। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना होता है कि आपके मॉडल क्लासेस में और कौन कौन सी चीजें आप ला सकते हो, और वो होनी चाहिए एज अ हेल्पर मेथड। ठीक है, वो लाजमी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप लेते हो नेम, हमने लिया है, ठीक है, नेम की बजाय ले लेते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, यहां से मैं सिंपली अब फिलहाल तो डमी रिटर्न करवा देता हूं ताकि ये एरर खत्म हो। तो नेम यहां पे हम ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग एफ नेम, ठीक है, और एल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, या पूरा अगर आप लिखना चाहते हैं लास्ट, ताकि जरा क्लियर हो जाए क्या है, और फर्स्ट नेम। ठीक है, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फुल नेम आपने दिखाना हो, फुल नेम के लिए क्या करते हैं आप, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। ठीक है, यही होता है ना। अब ये जगह जगह जाके आप करो जहां पे भी आपको चाहिए। ठीक है, वहां पे आप क्या करो, ये इस तरह कंकैटिनेशन करके लिखोगे। आप अगर यहां पे कर लो एक पब्लिक स्ट्रिंग गेट फुल नेम, ठीक है, एक मेथड बनाओ और रिटर्न फर्स्ट नेम स्पेस, ठीक है, स्पेस आर कंकैटिनेट करनी है, और लास्ट नेम। तो ये रिटर्न कर लो, हर जगह पे फुल नेम जो है वो गेट फुल नेम यूज हो जाएगा जहां भी ये मॉडल का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जितने भी मेथड होते हैं ना जो हेल्प आउट करते हैं, या आपको नजर आ रहा है कि आपको चाहिए होंगे या चाहिए भी, तो आप उसको मॉडल में ही रखो। उसका सबसे बेस्ट वे ये है कि जब आप देखो किसी एक मॉडल की प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, या कुछ लॉजिक उस पर आपको लिखनी पड़ रही है कोई वैल्यू गेट करने के लिए, यानी जो वैल्यू मॉडल से मिल रही है उस पर आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो बेटर ये है कि वो उस मॉडल में जाके रख दो। ठीक है, वो खुद ही इसकी प्रोसेसिंग करे और आपको वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक है, सिंपल सा एक रूल है उसको देखने का कि आपको कौन सा मॉडल के हवाले से कोड आपको मॉडल में लिखना है या नहीं लिखना। ठीक है, जब आप मॉडल्स के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस पे आपने खुद से, ये तो आपका अपना ही है क्योंकि ये टोटली रिक्वायरमेंट डिपेंडेंट होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको इस तरह से फुल नेम चाहिए नहीं चाहिए,
ठीक है, या और कई सारी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। इसी तरह जो प्रोडक्ट के हवाले से होता है, जब इनवाइस क्रिएट की जाती है तो उसमें होता है ना कि क्वांटिटी इतनी है और प्राइस इतनी है, तो सब टोटल कैलकुलेट होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके, तो वो भी मॉडल का पार्ट होना चाहिए। आप उसी को कहो इनवाइस आइटम, इनवाइस होती है उसके अंदर इनवाइस आइटम होती है, तो आप इनवाइस आइटम को ही कहो कि भाई अपना सब टोटल बताओ, वो मल्टीप्लाई करके आपको सब टोटल रिटर्न कर दे। तो ये सारा कुछ उसमें होना चाहिए, और इससे आपका कोड भी साफ रहता है, क्लीन कोड आपका रहता है। मैं एग्जाम्पल भी कुछ शेयर करूंगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा और हम इन चीज़ों को समझ लें, तो फिर आपको वो भी समझ में आएंगी कि वो किस तरह से क्लीन कोड लिखा जाना चाहिए और बैड कोड किस तरह का होता है जो आमतौर पर लिखा जाता है। हमारे फील्ड में ये नहीं इतना मुश्किल है, इस फील्ड में डेवलपमेंट में, कि लिखना क्या है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल लिखना कहाँ है, ये पीस ऑफ कोड कहाँ आएगा जो लॉन्ग टर्म में मुसीबत ना पैदा करे। ठीक है, तो उस पर आपका शुरू से अगर फोकस रहे कि इसको किस तरह से मैनेज करना है, तो आप खुद बड़ी सारी प्रॉब्लम्स में बच जाते हो। ठीक है, ये अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको जरूर हमने साथ साथ फॉलो करना है। अभी तक इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। कल इस वीक की लास्ट क्लास है ना, ठीक है, तो आपने कल इसकी प्रैक्टिस करके आनी है, जैसा भी है। अगर आपके पास नहीं है तो सिस्टम पे चाहे करो और कोड ला के यहाँ पे दिखा दो, लेकिन प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ठीक है, कोड में ये जो है ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको कुछ छोटी सी असाइनमेंट देंगे, ताकि आपके पास वो 3 days हैं, 4 बल्कि